नमस्कार सभी को। कैसे हो मेरे भाई और बहनों। स्वागत है आपका उत्तराखंड एग्ज़ाम हब में। दोस्तों, उम्मीद है आप सभी लोगों की पढ़ाई काफ़ी अच्छी चल रही होगी और आप सभी लोग स्वस्थ होंगे। जैसा कि आप लोग जानते हैं, हमारी परीक्षा वाणी के 18 चैप्टर कंप्लीट हो चुके हैं और आज ये हमारा 19वां चैप्टर है, जिसका नाम है उत्तराखंड की प्रमुख विभूतियाँ। इसमें हम जितने भी व्यक्तित्व हैं उत्तराखंड के फेमस, उनके बारे में पढ़ेंगे। और इसके बाद जो हमारा 20वां चैप्टर होगा वो आखिरी चैप्टर होगा परीक्षावाणी का। उसके बाद परीक्षावाणी ख़त्म हो जाएगी और उसका जो टॉपिक है वो क्या होगा, जो हमारे खेल खिलाड़ी होते हैं इनके बारे में हम पढ़ेंगे, सेना के बारे में पढ़ेंगे, पुरस्कार जो मिलते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे। तो वो सब चीज़ें हम उसमें कवर करने वाले हैं। तो आज का सेशन शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं मौलाराम तोमर की। मौलाराम तोमर को आप जानते होंगे बखूबी। बहुत बड़े चित्रकार थे, आर्टिस्ट थे अपने आप में। पहले इनका फैमिली बैकग्राउंड जान लेते हैं कि अपने वंशज की कौन सी ये पीढ़ी थे और इनके पुत्र कौन हुए, पौत्र कौन हुए। ठीक है। तो सबसे पहले इस वंशज में आते थे रामदास। रामदास के पुत्र हुए हरिदास। हरिदास के पुत्र हुए हीरालाल। हीरालाल के पुत्र हुए मंगत राम। और फाइनली पांचवी पीढ़ी हुई मौलाराम की। उसमें कौन आए? मौलाराम। मौलाराम के बाद मौलाराम के दो पुत्र हुए, ज्वालाराम और शिवराम। और इनका एक पुत्र हुआ जो मौलाराम का पौत्र था, वो उसका नाम क्या था? आत्माराम। ठीक है। मौलाराम जो चित्रकार थे वो गढ़वाली शैली के थे और इनका जन्म 1743 में, जबकि इनकी मृत्यु 1833 में हुई। ठीक है। 90 साल ये जिए। और जन्म कहाँ हुआ इनका? श्रीनगर में। जो इनके गुरु थे, जिनसे इन्होंने चित्रकारी सीखी, उनका नाम क्या था? राय सिंह था। वंशज से ये सुनार थे और ये काली के उपासक थे, यानी कि काली माँ के उपासक थे। 1658 में सुलेमान शिको के साथ ये जिनका वंशज थे वो कहाँ आए? गढ़वाल आए। यानी कि अगर हम बात करें कि ये लोग बाहर से गढ़वाल में कैसे आए, तो सुलेमान शिको के साथ आए। मूल रूप से कहाँ थे? हिमाचल प्रदेश के। और कहाँ आए? उत्तराखंड में आए। ठीक है। इनको किन किस मतलब इनको नहीं बोल रहा हूँ मैं, सिर्फ मौलाराम को किस किस का संरक्षण प्राप्त था? तो प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह का। याद रहेगा, 4 शासकों का संरक्षण इनको प्राप्त हुआ। प्रदीप शाह, ललित शाह, जयकृत शाह और प्रद्युमन शाह। प्रीतम शाह जो थे वो चित्रकला सीखने के लिए कहाँ जाते थे? श्रीनगर जाते थे, जहाँ पे इनका घर था, जहाँ के ये मूल निवासी थे। ठीक है। तो कहाँ जाते थे? श्रीनगर, प्रीतम शाह। और चित्रशाला भी इनकी कहाँ थी? श्रीनगर में ही थी। ठीक है। इन्होंने एक पंथ चलाया जिसका नाम था मनमत पंथ। ठीक है। कौन सा पंथ चलाया? मनमत पंथ। और आध्यात्मिक ग्रंथ एक इन्होंने लिखा, मनमत सागर। कौन सा? मनमत सागर। पंथ कौन सा चलाया? मनमत पंथ। और सागर आध्यात्मिक ग्रंथ कौन सा लिखा? तो मनमत सागर। ब्रज भाषा में इन्होंने गढ़राज वंश और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किया। ठीक है। पूछा जाए कि मौलाराम तोमर ने ब्रज भाषा में किस काव्य का रचना की, किस काव्य की रचना की, तो गढ़राज वंश। और अभिज्ञान शाकुंतलम का हिंदी में अनुवाद किसने किया? तो मौलाराम तोमर ने किया। ठीक है। गढ़वाली शैली में क्या क्या इन्होंने लिखा है? तो रुक्मणी मंगल, रामायण, महाभारत, कामसूत्र, नवग्रह, दशावतार। नाटक में गढ़गीता संग्राम। प्रौढ़ काल की जो इनकी चित्र थे वो कौन था? मयंक मुखी चित्र। कौन से काल का था ये? प्रौढ़ काल का। और शुरू में यानी कि प्रारंभ में जब इनका युवा अवस्था थी तो उस टाइम मोर प्रिया इनका फेमस चित्र था। विश्व प्रसिद्धि इनको किसने दिलाई? आप सभी को पता है, बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। किसने दिलवाई? बैरिस्टर मुकुंदलाल ने। और इनका विश्व प्रसिद्ध चित्र कौन था? राधा कृष्ण मिलन, यानी कि राधा और कृष्ण का उसमें मिलन दर्शाया गया था। 1968 में गढ़वाल पेंटिंग्स को प्रकाशित किया गया। किसने किया? मैंने आपको बता चुका हूँ पहले ही। ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं तीलू रौतेली की। ये अपने आप में एक बहुत बड़ी वीरांगना थी। इनको क्या कहा जाता था? गढ़वाल की लक्ष्मीबाई। ठीक है। इन्होंने बहुत बड़े बड़े काम किए, छोटी सी उम्र में बहुत बड़े बड़े जीते। ठीक है।
इनका जन्म 1661 में गुराड़ गांव में हुआ, पौड़ी के। ठीक है। माता का नाम तिलोत्तमा, पिता का नाम भूप सिंह, इंपॉर्टेंट नहीं है। 8 अगस्त को तीलू रतेली जयंती मनाई जाती है। कब मनाई जाती है? 8 अगस्त को। ठीक है। इनकी घोड़ी का नाम बिंदुली था, भाई का नाम भगतू और पथवा था। ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है जो मैं बता रहा हूँ, क्यों इंपॉर्टेंट है अभी आगे आगे मतलब आगे देखते हैं हम। ठीक है। घोड़ी का नाम बिंदुली, भाई का नाम भगतू और पथवा, सहेली का नाम बेलू और देवली। और जो बेलू थी वो भौण युद्ध में शहीद हो गई। कभी कभी क्वेश्चन डीप आ जाता है और वो आपसे पूछता तो देखो परीक्षा में नहीं सही है, मतलब मोस्टली, लेकिन वो क्या करता है डीप चला जाता है। अब बोलोगे आप कि ये तो एक्स्ट्रा है, देखो परीक्षा वाणी में कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं है। ठीक है। तो सहेली का नाम बेलू और देवली, और जो बेलू थी इनकी सहेली थी, वो भौण के युद्ध में शहीद हो गई। कत्यूरी शासक धामदेव ने इनके टाइम पे आक्रमण किया, और उसी टाइम पंवार शासक मानशाह ने अपनी सेना भेजी, और किसको रोकने के लिए? धामदेव को। कहाँ पे? खैरागढ़ में। ठीक है। तो पंवार शासक मानशाह ने कत्यूरी शासक धामदेव को रोकने के लिए खैरागढ़ सेना भेजी। ठीक है। भूप सिंह जो थे, इनके पिता थे, वो सराय खेत में मारे गए, और दोनों भाई कहाँ मारे गए? इनके कांडा में। सराय खेत में ही इनकी घोड़ी मरी। ठीक है, मतलब वो मृत्यु को प्राप्त हुई। और जो तीलू रतेले की हत्या हुई थी वो रामू रजवाड़ ने की थी। कहाँ पे? पूर्वी नयार नदी के तट पे, जब ये स्नान कर रही थी। ठीक है। पौड़ी के वीरो खाल में तीलू रतेले की मूर्ति है। अगर पौड़ी में आप जाओगे तो वहाँ वीरो खाल नामक जगह है, वहाँ तीलू रतेले की मूर्ति है। देखिए कौन कौन कब मरा? बेलू कब मरी? भौण के युद्ध में। भूप सिंह कब मरे? सराय खेत में। घोड़ी बिंदुली कब मरी? ये भी सराय खेत में। और दोनों भाई कब मरे? कांडा में। तिल और तिल की हत्या कहाँ हुई? पूरी नयार नदी के तट पे। ठीक है। आगे बढ़ते हैं। रानी कर्णावती। अगर आप देहरादून में जाओगे, तैयारी अगर कर रहे होंगे वहाँ से, या कभी गए होंगे ऐसे ही, तो जो कर्णपुर नामक जगह है वहाँ पे सबसे ज़्यादा एस्पिरेंट वहीं रहते हैं देहरादून में। तो वो कर्णपुर जो जगह है आप देखोगे बहुत पुराना है। ठीक है। वहाँ पे घर भी, मकान भी, शॉप्स भी इतनी पुरानी पुरानी है बहुत। तो वो किसने बसाया था? कर्णपुर कर्णावती ने। ठीक है, रानी कर्णावती ने। ये कौन थी? महीपति शाह की पत्नी थी, और इनको क्या बोला जाता था? तो नक्कटी रानी। नक्कटी रानी क्यों बोली जाती थी? क्योंकि 1636 में नवाजत खां की सेना यहाँ पर आक्रमण करने आई थी, और इन्होंने उनके सबकी सैनिकों की नाक कटवा दी थी। ठीक है। तब से इनको क्या बोला जाने लगा? नक्कटी रानी। देखिए महीपति शाह की तो ये पत्नी थी, लेकिन पृथ्वीपति शाह की संरक्षिका थी, क्योंकि उनकी माँ थी। ठीक है। रानी का महल नवादा में था, और सेनापति कौन था यहाँ? माधो सिंह भंडारी। और मैं बता चुका हूँ कर्णपुर गांव इन्होंने ही बसाया था। ठीक है। उसके बाद आता है जिया रानी। इनको कुमाऊं की लक्ष्मीबाई कहा जाता है। गढ़वाल की लक्ष्मीबाई किसको कहा जाता है? तिलोड़ तेली को। और कुमाऊं की लक्ष्मीबाई जिया रानी को। इनके बचपन का नाम क्या था? मौला देवी। और इनके अन्य नाम या उपनाम आप कह सकते हो, तो वो पिंगला और फ्योला थे। हरिद्वार के राजा अमरदेव पुंडीर की पुत्री थी। इनकी पुत्री थी अमरदेव पुंडीर की पुत्री। और पिथौरा शाही, राजा पिथौरा शाही की दूसरी पटरानी थी। ठीक है। पुत्र का नाम क्या था इनका? धामदेव, जिन्होंने आक्रमण कब किया था? जब तिल और तेली गढ़वाल में थी। ठीक है। ये वही धामदेव है। ठीक है। समाधि कहाँ पे है इनकी? रानी बाग चित्रशिला में है। और घुघुतिया त्योहार क्यों मनाया जाता है कुआं में? क्योंकि जो तैमूर लंग था, जिससे कोई जीत ही नहीं पाया था, उनके साथ इन्होंने युद्ध किया जिया रानी ने, और जिया रानी विजय हो गई। तैमूर लंग को हरा दिया इन्होंने। सोचिए आप कितनी ज़्यादा इनके अंदर शक्ति रही होगी, कितनी ज़्यादा ये युद्ध में सक्षम थी, युद्ध करने में सक्षम थी। तो ये सच में वीरांगनाएं थी। मतलब आजकल के लोग, मैं कह सकता हूँ लड़के, लड़कियां तो दूर, मतलब लड़के भी इनके सामने कुछ नहीं है। ठीक है। तो ये असली वीरांगनाएं थी। फिर बात करते हैं हम एडवर्ड जिम कॉर्बेट की, जिसको यहाँ पे लोकल भाषा में क्या बोला जाता था? गोरा ब्राह्मण। 1875 में इनका जन्म हुआ। कहाँ हुआ? नैनीताल में हुआ।
और ये क्या क्या थे, तो ये शिकारी थे, पर्यावरण प्रेमी थे और लेखक भी थे। ठीक है, ये पर्यावरण से प्रेम करते थे लेकिन शिकारी भी थे। ठीक है, क्या वो शिकार पर्यावरण में नहीं आते? तो ये पहले शौक होते थे बस शिकारी के। ठीक है, आजकल तो ये इलीगल होता है इंडिया में। इंडिया में क्या, हर जगह ही होता है। इनके पिता का नाम क्या था? क्रिस्टोफर विलियम। और माता मैरी जैन। इनकी अंतिम बुक क्या थी? तो ट्री टॉप थी, जो 1955 में प्रकाशित हुई। और पहली मैन ईटर ऑफ कुमाऊं, ये एक चीते के ऊपर लिखी गई थी, बाघ के ऊपर लिखी गई थी कि वो आदमियों को खाता है कुमाऊं में। ठीक है, तो मैन ईटर ऑफ कुमाऊं इनकी पहली पुस्तक थी। और ट्री टॉप 1955 में इनकी अंतिम किताब थी। दूसरी किताब कौन सी थी इनकी? माई कुमाऊं। ठीक है, और अन्य बुक्स यानी कि अन्य किताबें इनकी कौन कौन सी थी? माई इंडिया, मैन ईटिंग लेपर्ड इन रुद्रप्रयाग, द हंटर फ्रेंड्स और टेम्पल टाइगर। तो इन ज़्यादातर जो लिखा है वो बाघ, शेर, चीतों के ऊपर ही लिखा है। ठीक है। फिर आते हैं हमारे गुमानी पंथ। इनका जन्म 1790 में काशीपुर में हुआ। माता का नाम देवमंजरी और गुरु कौन थे इनके? हरिदत्त पंत। ठीक है, पूरा नाम क्या था इनका? लोकनाथ या लोकरतन पंत भी इनको बोला जाता है। काशीपुर के राजा गुमान सिंह के क्या थे? राजकवि। और उन्होंने इनको पंत की उपाधि दी थी। ठीक है, सॉरी, गुमानी गुमानी की उपाधि दी थी। पंत तो इनका सरनेम था। ग्रियर्सन इनको क्या बोलते हैं? कुमाऊं का प्राचीन कवि। और ये सुदर्शन शाह के दरबार में भी रहे। ठीक है, रचनाएं कौन कौन सी हैं इनकी? एक दो देख लेते हैं। तो गंगा शतक, राम महिमा और नीति शतक। फिर आते हैं फ्रेडरिक विल्सन, जिन्होंने सेब के बागान लगाए। और कहाँ लगाए थे? उत्तरकाशी में ज़्यादातर लगाए थे। इनको राजा विल्सन या पहाड़ी विल्सन भी बोला जाता है। और इनकी कब्र कहाँ है? तो मसूरी के कैमल रोड पे। ठीक है, जहाँ पे ज़्यादातर टूरिस्ट घूमते हैं। अब बात करते हैं उत्तराखंड के स्वतंत्रता सेनानियों की। ठीक है, सबसे पहले आते हैं जीबी पंत। इनका जन्म 10 सितंबर 1887 को हुआ अल्मोड़ा के खूंड गांव में। और मृत्यु 1961 में हुई। पिता का नाम मनोरथ पंत था और माता का नाम गंगा देवी था। जवाहरलाल नेहरू ने इनको क्या बोला? हिमालय पुत्र। अब एक हिमालयन पुत्र है वो अलग है, लेकिन इनको क्या बोला? हिमालय पुत्र। और उनके सहपाठी इनको क्या बोलते थे? तो गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र। ठीक है, क्या बोलते थे सहपाठी? गोविंद वल्लभ महाराष्ट्र। अब देख लेते हैं ये पहले मतलब क्या क्या बने, क्या इन्होंने कार्य किए। ठीक है, तो 1903 में इन्होंने हैप्पी क्लब की स्थापना की। 1914 में इन्होंने प्रेम सभा की स्थापना की काशीपुर में। फिर 1946 में ये उत्तर प्रदेश के सीएम बने। 1955 में गृह मंत्री बने। 1957 में भारत रत्न इनको प्राप्त हुआ। 1928 में जवाहरलाल नेहरू और पंत जी ने लखनऊ में आंदोलन किया। किसके खिलाफ? साइमन कमीशन, साइमन गो बैक के नारे लगाए। ठीक है, और 1945 में इनको नज़रबंद कहाँ पे कर दिया गया? अहमदनगर जेल में। नेहरू ने इनके लिए क्या कथन कहा? नेहरू ने कहा कि हिमालय की धूल में पैदा हुआ व्यक्ति हिमालय जैसा महान था। जब इनकी मृत्यु हो गई तो उसके बाद नेहरू ने ये कहा था। तो क्वेश्चन बन सकता है, आपको लाइन दे देगा और पूछ लेगा कि किसका ये कथन है? तो जवाहरलाल नेहरू का कथन है। किसके लिए? पंडित गोविंद वल्लभ पंत के लिए, पंडित गोविंद वल्लभ पंत के लिए। फिर आते हैं श्रीदेव सुमन। श्री देव सुमन, इनका जन्म 25 मई 1916 में हुआ टिहरी के जोल गांव में। पिता का नाम इनका हरिराम बडोनी था और ये क्या थे? पेशे से वैद्य थे। और बचपन का नाम श्रीदत्त था। 1930 में इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया। अब देखिए आप, 1916 में इनका जन्म हुआ और 1930 में कितने साल के हुए? 14 वर्ष के। जब 14 वर्ष के थे तभी इन्होंने नमक सत्याग्रह में भाग लिया और इनको 15 दिन का कारावास भी हुआ। ठीक है, आज का बच्चा कोई सोच सकता है 14 साल का कि हम ऐसे सत्याग्रह में भाग लेंगे जो देश के लिए फ़ायदेमंद हो या देश के हित में हो? नहीं, वो अपने रील से मतलब रखते हैं, इंस्टाग्राम स्टोरी से मतलब रखते हैं। उससे ज़्यादा उन्हें कुछ पता नहीं है, बस सारा दिन फ़ोन में रहता है उनका। मैं
एज ए लेक्चर नहीं दे रहा हूँ, लेकिन ये हार्श रियलिटी है आज के यूथ की। ठीक है, चलिए टॉपिक के साइड बढ़ते हैं। 1937 में इन्होंने सुमन सौरभ नाम से कविताएं प्रकाशित की। ठीक है, उस टाइम पे कविताएं लिखने लगे थे और कविताएं को प्रकाशित करने लगे थे। 1938 में गणदेश सेवा संघ की इन्होंने स्थापना की। कहाँ पे? दिल्ली में। और 23 जनवरी 1939 को इन्होंने किसकी स्थापना की? प्रजामंडल की। हालांकि इन्होंने अकेले ने नहीं की थी प्रजामंडल की स्थापना, और भी अन्य सदस्य थे, लेकिन इनकी अहम भूमिका उसमें रही थी। 21 फरवरी 1940 को इनके ऊपर राजद्रोह का मुकदमा लगा, और उसके बाद 3 मई 1944 को इन्होंने आमरण अनशन शुरू कर दिया। कब? कहाँ से? जेल से। 25 जुलाई 1944 को 84 दिन के बाद ये शहीद हो गए। और आप देख सकते हैं इन्होंने एक नारा दिया था, नारा कह लीजिए या कथन कह लीजिए। इन्होंने बोला था कि तुम मुझे तोड़ सकते हो, मोड़ नहीं। यानी कि तुम मुझे मार सकते हो, लेकिन मेरे विचारों को नहीं मार सकते, वो हमेशा अमर रहेंगे। और इन्हीं की स्मृति में पहली बार स्मृति दिवस इनके लिए कब मनाया गया? सुमन स्मृति दिवस। तो 25 जुलाई 1946 को, 2 साल बाद इनकी मृत्यु के। फिर आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, आते हैं अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, जो नंदप्रयाग चमोली के निवासी थे। इनको क्या कहा जाता है? गढ़केसरी। क्या कहा जाता है? गढ़केसरी। 1918 में इन्होंने गढ़वाल कांग्रेस में मुख्य योगदान निभाया था, और 1919 में लाहौर अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया था। किसके साथ पे? बैरिस्टर मुकुंदीलाल के। फिर आते हैं कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। देखिए गढ़केसरी कौन है? अनुसुईया प्रसाद बहुगुणा, और कुमाऊं केसरी बद्रीदत्त पांडे। इनका जन्म 1882 में हरिद्वार के कनखल में जन्म हुआ इनका, और मूल निवास कहाँ का था इनका? अल्मोड़ा का। हालांकि आपको ऑफ टॉपिक एक चीज़ बताता हूँ कि मैं भी कनखल में रहता हूँ। ठीक है, खैर बढ़ते हैं टॉपिक की तरफ। 1913 में ये अल्मोड़ा अखबार के संपादक बने, जो कि 1918 में बंद हो गया था, क्योंकि वहाँ पे एक कमिश्नर था, कमिश्नर लोमस। तो इन्होंने अपने अखबार के जो प्रकाशन होते थे, जो अंक आते थे, तो उनमें ब्रिटिश जो सत्ता थी उनकी बुराई की, और कमिश्नर लोमस के बारे में बहुत ज़्यादा मतलब ऐसी चीज़ें बोली जो आपत्तिजनक थी। तो उसकी वजह से 1918 में एक बार बंद हो गया। लेकिन उसी वर्ष 1918 में इन्होंने शक्ति समाचार पत्र, जो साप्ताहिक पत्र था, जो हफ्ते में एक बार आता था, उसका प्रकाशन शुरू किया। और ये किन कुप्रथाओं के विरुद्ध था? तो कुली बेगार, या कुली बयार, या कुली बर्दाश्त, इन आंदोलन के मतलब इनके विरुद्ध ये आंदोलन था। ठीक है, 1937 में कुमाऊं का इतिहास नामक इन्होंने पुस्तक निकाली, और अंग्रेज इनको क्या बोलते थे? राजनैतिक जानवर। क्या बोलते थे? राजनैतिक जानवर। भक्त दर्शन कुमाऊं का नरकेसरी इनको कहते थे। क्या कहते थे? कुमाऊं का नरकेसरी। उसके बाद आते हैं इंद्रमणि बडोनी। इनको क्या कहा जाता है? उत्तराखंड का गांधी। इनका जन्म 24 दिसंबर 1925 को हुआ, टिहरी के जखोली गांव में, और इसी वजह से 24 दिसंबर को उत्तराखंड लोक संस्कृति दिवस मनाया जाता है। मैंने आपसे एक क्वेश्चन पूछा था, मुझे याद नहीं है कि कौन सी वीडियो में पूछा था, शायद सांस्कृतिक तत्व में मैं पूछा था, जब हम चैप्टर पढ़ रहे थे सांस्कृतिक तत्व। तो उसमें मैंने पूछा था आपसे कि केदार या मंडान नृत्य में कौन निपुण थे, उत्तराखंड के वो कौन व्यक्ति थे? तो वो इंद्रमणि बडोनी थे। ठीक है, केदार और मंडान नृत्य में निपुण थे, और इन्होंने 26 जनवरी को जो उत्तराखंड की झांकी होती है उसमें प्रदर्शन भी किया था। अगस्त 1944 को इन्होंने आमरण अनशन किया 30 दिनों तक। ठीक है, चंद्र सिंह गढ़वाली। इनका जन्म 25 दिसंबर 1891 में हुआ, और पौड़ी में। ठीक है, कहाँ हुआ? पौड़ी में। वास्तविक नाम क्या था? तो चंद्र सिंह भंडारी। बहुत बार क्वेश्चन पूछा भी गया है, और आगे भी शायद पूछ सकता है, क्योंकि बहुत ही छोटा सा डिफरेंस है गढ़वाली और भंडारी में। ठीक है, ये किस मतलब किस बटालियन के सैनिक थे? तो 2/18 गढ़वाल राइफल्स।
23 अप्रैल 1930 स्टार कर लीजिए या फिर डबल स्टार कर लीजिए, पेशावर कांड हुआ था, उसी की वजह से इनको जाना जाता है। गोली के आदेश किसने दिए थे? कैप्टन रिकेट ने, कि गोली चलाओ, और इन्होंने सैनिकों को साफ मना कर दिया था कि कोई गोली नहीं चलेगी। इसी वजह से 23 अप्रैल को गढ़वाल दिवस मनाया जाता है। और इनके मुकदमे जब इन पे चले थे, इन्होंने क्योंकि उनका विरोध किया था कैप्टन रिकेट का, तो इन पे मुकदमे चले। और इनके मुकदमों की पैरवी किसने की? तो बैरिस्टर मुकुंदी लाल ने। कब तक मुकदमे चले? 11 साल 3 महीने 16 दिन तक ये एबटाबाद जेल में रहे, और तब तक इनका केस चलता ही रहा, चलता ही रहा, चलता ही रहा। 1994 में इनके ऊपर डाक टिकट जारी हुआ। कब हुआ? 1994 में। कालू मेहरा, सभी जानते हैं, उत्तराखंड के पहले स्वतंत्रता सेनानी थे। 1831 में इनका जन्म हुआ विसुड़ गांव में, चंपावत में। और 1857 में इन्होंने क्रांतिवीर नामक संगठन चलाया जो कुमाऊं में था। और इनको प्रेरित किसने किया? तो अवध के नवाब वाजिद अली शाह ने इनको इस चीज़ के लिए प्रेरित किया, क्योंकि देश भर में 1857 का जो विद्रोह चल रहा था, उसको लेके जगह जगह पे लोग विरोध कर रहे थे। तो यहाँ पे किसने किया? कालू सिंह मेहरा ने। बैरिस्टर मुकुंदी लाल, इनका जन्म कहाँ हुआ? चमोली के पाटली गांव में। 1926 में इनको स्वराज दल से टिकट मिला और गढ़वाल में चुनाव जीते। फिर 1938 में टिहरी हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश चुने गए। इनकी जो कुछ फेमस बुक्स हैं वो कौन कौन सी हैं? गढ़वाल पेंटिंग्स, गढ़वाल स्कूल ऑफ पेंटिंग्स, और सम नोट्स ऑन मोलाराम, यानी कि मोलाराम के ऊपर कुछ टिप्पणियाँ। ठीक है, नोट्स शायद टिप्पणी कहते हैं, और बाकी आप देख लीजिएगा, मुझे हिंदी में इतना क्लियर नहीं है। ठीक है, गढ़वाल पेंटिंग्स कब प्रकाशित हुई? तो 1968 से 69 के बीच में। फिर आते हैं हरगोविंद पंत। इनका जन्म चितई अल्मोड़ा में हुआ, और इनको क्या कहा जाता है? तो अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। क्या बोला जाता है इनको? अल्मोड़ा कांग्रेस की रीढ़। 1928 में इन्होंने एक प्रथा तोड़ी जिसमें कुलीन ब्राह्मण हल नहीं चला सकते थे, तो इन्होंने, क्योंकि ये ब्राह्मण ही थे, तो इन्होंने हल चलाया और उस प्रथा को तोड़ दिया। कहाँ पे? बागेश्वर में। ये जब भारत छोड़ो आंदोलन चल रहा था तो सबसे पहले नज़रबंद हुए थे। ठीक है, फिर आता है खुशीराम आर्य। ये शिल्पकार सुधारणी सभा की इन्होंने स्थापना की, और ये पहले दलित विधायक थे। कहाँ से? नैनीताल से। उत्तराखंड के पहले दलित विधायक कौन थे? खुशीराम आर्य। कहाँ से? नैनीताल से। भवानी सिंह रावत, इनका जन्म कहाँ हुआ? पौड़ी के दुगड्डा में। और ये किसके सदस्य थे? तो हिंदुस्तान सोशलिस्ट रिपब्लिकन पार्टी, जो किसने बनाई थी? चंद्रशेखर आज़ाद ने और भगत सिंह जी ने। ठीक है, और भी इसमें अन्य सदस्य थे, लेकिन जो फेमस थे वो यही दो थे, और इनमें भी भगत सिंह जी जो थे वो सबसे ज़्यादा फेमस थे। चंद्रशेखर आज़ाद को दुगड्डा के जंगलों में इन्होंने पिस्टल की ट्रेनिंग दी थी। ठीक है, कब, कहाँ पे दी थी? दुगड्डा के जंगलों में। और इन्हीं की वजह से शहीद मेले की शुरुआत हुई। डॉक्टर भक्त दर्शन, इनका जन्म कहाँ पे हुआ? पौड़ी में हुआ। और 14 वर्ष की उम्र में इन्होंने आजीवन खादी पहनने का प्रण ले लिया, यानी कि एक भीष्म प्रतिज्ञा थी कि मैं पूरी ज़िंदगी अब इन अंग्रेज़ों के पहने हुए बनाए हुए कपड़े नहीं पहनूंगा, मैं सिर्फ खादी पहनूंगा। ठीक है, सिर्फ 14 वर्ष की उम्र में। इनका मूल नाम क्या था? राजदर्शन था। और अपने नाम से इन्होंने जाति सूचक शब्द हटा लिया, यानी कि जो इनकी कास्ट थी इन्होंने उसको नहीं लगाया, सिर्फ भक्त दर्शन, उससे आगे का सरनेम इन्होंने काट दिया। 1939 में इन्होंने लैंसडाउन से कर्मभूमि नामक एक पत्रिका का प्रकाशन किया, और कानपुर विश्वविद्यालय में कुलपति भी रहे। रचनाएं, अगर बात करें रचनाओं की, तो इन्होंने क्या क्या लिखा? गढ़वाल की दिवंगत विभूतियाँ, सुमन स्मृति ग्रंथ, और स्वामी रामतीर्थ स्मृति ग्रंथ। ठीक, जो कर्मभूमि इन्होंने निकाली थी वो किसके साथ निकाली थी? भक्ति दर्शन तो थे ही, और भैरव दत्त दुलिया, इनके साथ इन्होंने कर्मभूमि निकाली थी। जो हम अगला टॉपिक
सॉरी अगला पॉइंट पढ़ने वाले हैं। भैरवदत्त धूलिया 1939 में कर्मभूमि मैंने बता दिया आपको। 1942 में इन्होंने एक किताब निकाली, इसका नाम क्या था, इसका टाइटल क्या था, तो अंग्रेजों को हिंदुस्तान से निकाल दो। उसके बाद बात करते हैं हम इंद्र सिंह नयाल की। 1973 में इनका जन्म हुआ और इनकी किताब कौन सी थी, स्वतंत्रता संग्राम में कुमाऊं का योगदान। ठीक है, कहाँ से निकाली है, कहाँ से प्रकाशित की, अल्मोड़ा से। फिर आती हैं विष्णु देवी शाह, ये बागेश्वर से थी और ये उत्तराखंड की पहली महिला थी जो स्वतंत्रता संग्राम में जेल में बंद हुई थी। शोभन सिंह जिन्ना, ये अल्मोड़ा से हैं और इनको राय बहादुर की उपाधि मिली है। और इन्होंने किसकी स्थापना की है, कुमाऊं राजपूत परिषद की। ठीक है, क्वेश्चन बहुत बार बन चुका है, आगे भी बन सकता है। शोभन सिंह जिन्ना ने कुमाऊं राजपूत परिषद की स्थापना की थी। राम सिंह धोनी, इन्होंने जय हिंद का नारा दिया और बम्बई में हिमालय पर्वतीय संघ की स्थापना की। साथ ही 1925 में शक्ति पत्र इन्होंने निकाला, उसका प्रकाशन किया। राम सिंह आज़ाद, इन्होंने 1942 में एक मेन मेंबर के रूप में बहुत ही इम्पोर्टेंट रोल निभाया था। किसमें, सालम क्रांति में। तो सालम क्रांति के क्या थे, अग्रदूत थे, यानी कि बहुत ही लीडिंग एक कह सकते हैं ना आप सदस्य थे, तो वो था इनका रोल। ठीक है। मोहन सिंह मेहता, ये उत्तराखंड से जेल जाने वाले पहले स्वतंत्रता सेनानी थे और 1921 में इन्होंने कत्यूर क्षेत्र में कुमाऊं परिषद की स्थापना की थी। कहाँ पे, कत्यूर क्षेत्र में। स्थापना नहीं कह सकते, मतलब एक ब्रांच टाइप खोली थी कि मेन तो नहीं थी वो, तो एक शाखा खोली थी उन्होंने। ठीक है। फिर आते हैं मानवेंद्र नाथ राय। 23 जनवरी 1939 को इन्होंने टिहरी राज्य प्रजामंडल की अध्यक्ष बने थे, मतलब उनकी अध्यक्षता निभाई थी। फिर आते हैं महावीर त्यागी, जिनको क्या कहा जाता है, देहरादून का सुल्तान। और पहले वर्ल्ड वॉर में जब पहला विश्व युद्ध हुआ तो उसमें कहाँ इनको भेजा गया, ईरान। कहाँ भेजा गया, ईरान। और ये इन टोटल 11 बार जेल गए हुए हैं। ठीक है। फिर आता है परिपूर्णानंद पैन्यूली। इन्होंने क्या किया था, जब टिहरी का विलयकरण हुआ था भारत में, तो जो पहले सिग्नेचर थे वो किसके थे, परिपूर्णानंद पैन्यूली के ही थे। 1947 में टिहरी प्रजामंडल के अध्यक्ष थे और 1977 में इन्होंने मानवेंद्र शाह को चुनाव में हराया था। और कहाँ से हराया था, उन्हीं की सीट से। फिर आते हैं जयदेव वल्ला। अल्मोड़ा में प्रजाबंधु साप्ताहिक पत्र का इन्होंने प्रकाशन किया, इनके बारे में इतना ही है। फिर आते हैं ज्वालादत्त जोशी। 1886 में कांग्रेस अधिवेशन में इन्होंने भाग लिया और कब तक लिया, 4 साल तक, अगले 4 साल तक, 1890 तक। और इलाहाबाद हाई कोर्ट में कुमाऊं के ये क्या थे, पहले अधिवक्ता थे। ठीक है, कुमाऊं के पहले अधिवक्ता कहाँ पे थे, इलाहाबाद हाई कोर्ट में। फिर आते हैं कर्नल चंद्र सिंह नेगी, जो आज़ाद हिंद फौज थी उसमें ये कमांडेंट का रोल अदा कर रहे थे। कहाँ पे, ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल में, जहाँ पे ऑफिसर्स को ट्रेनिंग दी जा रही थी। ठीक है, वो कोई स्कूल नहीं था बल्कि जो एक फौज खड़ी करी जा रही थी अंग्रेजों के खिलाफ, तो उसका नाम था ऑफिसर्स ट्रेनिंग स्कूल। वहाँ पे ट्रेनिंग लेते थे लोग। ठीक है। और ये कहाँ पे भी गए, मेसोपोटामिया के युद्ध में भी। कुशलानंद गैरोला, ये एक चिकित्सक थे, एक डॉक्टर थे। और इनको सबसे बड़ी बात है, हिटलर ने जर्मनी में आमंत्रित किया था। ठीक है, अब देख सकते हैं आप ये कितने विश्व प्रसिद्ध थे। फिर आते हैं हरिप्रसाद टमटा। इनका एक ही पॉइंट है फिलहाल तो, कि दलितों को इन्होंने 1911 में शिल्पकार नाम दिलाने में प्रमुख योगदान अदा किया। ठीक है, शिल्पकार नाम किसने दिलाया, तो हरिप्रसाद टमटा ने। फिर आते हैं उत्तराखंड के साहित्यकार सुमित्रा नंदन पंत। इनका जन्म कब हुआ, 20 मई 1900 को। कहाँ पे, बागेश्वर के गौसानी में। बचपन का नाम क्या था इनके, गोसाई दत्त। और ये किस युग के कवि थे, तो छायावाद युग के कवि भी थे। ठीक है। 1968 में इनको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला, किस रचना के लिए, चिदम्बरा के लिए। और 2015 में इन पे डाक टिकट जारी हुआ।
ऑल इंडिया रेडियो का नाम बदल कर आकाशवाणी इन्हीं के कहने पर हुआ। ठीक है। 1960 में इनको साहित्य अकेडमी मिला। किस रचना के लिए? कला व बूढ़ा चांद के लिए। और फिर एक साल बाद 1961 में इनको पद्म भूषण मिला। 1964 में सोवियत नेहरू शांति पुरस्कार भी इनको मिला, उससे नवाजे गए। छायावादी रचनाएं। छायावादी रचनाएं कौन कौन सी थी इनकी? वीणा, ग्रंथि, पल्लव, गुंजन और ज्योत्सना। जबकि प्रगतिवादी रचनाएं युगवाणी और ग्राम्य। और नवचेतनवाद काव्य कौन कौन से थे इनके? शिल्पी, रजत शिखर, उत्तरा, वाणी और पतझड़। इनको प्रकृति का चित चितेरा भी कहा जाता था। क्या कहा जाता था? प्रकृति का चित चितेरा। फिर बात करते हैं शैलेश मटियानी की। इनका जन्म 1931 में हुआ अल्मोड़ा में। ठीक है, कहाँ हुआ? अल्मोड़ा में। और इनको क्या कहा जाता है? राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी। मूल नाम क्या था इनका? रमेश चंद्र। देखिए, इनको कहा जाता था राज्य के आंचलिक कथाकार या कथा शिल्पी, लेकिन मूल नाम क्या था इनका? रमेश चंद्र। इन्होंने विकल्प पत्रिका का प्रकाशन किया। इनको प्रेमचंद पुरस्कार मिला। किसने दिया? उत्तर प्रदेश हिंदी संस्थान ने। किस रचना के लिए? तो महाभोज के लिए। फणीश्वर नाथ रेणु पुरस्कार इनको मिला मुठभेड़ उपन्यास के लिए। पहला कहानी संग्रह कौन सा था इनका? मेरी 33 कहानियाँ। कहानी संग्रह होता है जब बहुत सारी कहानियाँ मिला के एक पर्टिकुलर उसके लिए कोई बुक बना दी जाती है, या आप काव्य कह सकते हैं, उपन्यास कह सकते हैं, तो वो क्या कहलाता है? कहानी संग्रह का कहलाता है। ठीक है। पहला उपन्यास बोरी बली से बोरी बंदर। ठीक है। और निबंध संग्रह कौन सा था इनका? जो इनमें निबंधों का पूरा संकलन था, सब बहुत सारे निबंध उसमें इकट्ठे थे। तो वो कौन कौन से थे? कागज की नाव और कभी कभार। ठीक है। डॉक्टर अजय सिंह रावत, ये पिथौरागढ़ के रहने वाले हैं। और फर्स्ट एशियन चेयरमैन ऑफ, यानी कि पहले एशियन चेयरमैन थे किसके? इंटरनेशनल यूनियन ऑफ फॉरेस्ट रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन, जो कहाँ पड़ती है? वियना में। कहाँ पड़ती है? वियना में। इनकी किताबें हिस्ट्री ऑफ गढ़वाल, गढ़वाल का इतिहास, हिस्ट्री ऑफ इंडियन फॉरेस्ट्री, और क्या था इनका? मैन एंड फॉरेस्ट, यानी कि आदमी और जंगल। उसके बाद आते हैं अबोध बहुगुणा, जो कहाँ से थे? पौड़ी से थे। पहला गढ़वाली काव्य कौन सा था इनका? भूमियाल था। गढ़वाल साहित्य का खिला हुआ बुरांश इनको कहा जाता था। इनकी एकांकी थी जिसका नाम क्या था? चक्रचाल था। और इनका नाटक अंतिम गढ़ या फिर डूबता हुआ गांव, ये दो इनके नाटक थे। फिर आते हैं गोपेश्वर कोठियाल, जो टिहरी के रहने वाले हैं। और 1947 में इन्होंने युगवाणी का संपादन किया। इन्होंने एक हैवल घाटी में इंटर कॉलेज की स्थापना भी की। और इतना ही धन के लिए। फिर आते हैं गोविंद चातक, जो टिहरी के रहने वाले हैं। रहबार और अंगार पत्रिका का इन्होंने क्या किया था? प्रकाशन किया था। और इनकी एकांकी क्या थी? जंगली फूल। क्या थी इनकी एकांकी? जंगली फूल। फिर आते हैं मनोहर श्याम जोशी, बहुत फेमस नाम है, आप कभी पढ़ेगा इनकी जो भी उपन्यास हैं, या फिर इन्होंने बहुत सारे सीरियल्स लिखे हैं और मूवीज़ की स्क्रिप्ट्स भी इन्होंने लिखी है। ठीक है। तो ये कहाँ के थे? अल्मोड़ा के थे। 1935 में इनका जन्म अजमेर में हुआ। 1982 में इन्होंने हम लोग सीरियल एक आता था, उसकी स्क्रिप्ट लिखी। 2006 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। किसके लिए? क्याप उपन्यास के लिए। ठीक है। और जो क्याप और कसप दो इनके उपन्यास है, वो कुमाऊनी भाषा में है। ठीक है। पापा कहते हैं एक मूवी थी, उसके भी ये स्क्रिप्ट राइटर थे। अन्य उपन्यास कौन कौन से थे इनके? कसप, कुरु कुरु सुहा, कौन हूँ मैं, और उत्तराधिकारी। और इन्होंने सीरियल कौन कौन से लिखे? तो हमराही, भैया जी कहिन, मुंगेरी लाल के हसीन सपने, ये तो शायद आपने सुनी भी होगी बहुत बार। ठीक है। फिर आते हैं पीताम्बर दत्त बड़तवाल। इनका जन्म 1901 में पौड़ी में हुआ। देखिए, आपको फ्रैंकली बताता हूँ कि
जो मैंने इसमें कंटेंट डाला हुआ है इस चैप्टर में, तो साइड बुक से भी उसमें बहुत सारी चीज़ें ऐड हैं, सिर्फ परीक्षावाणी नहीं है। तो मैंने बहुत डिटेल में लिख रखा है। परीक्षावाणी तो उसमें तो एक बेसिक पॉइंट ऑफ व्यू दे रखा है, लेकिन अगर आप थोड़ा साइड बुक से भी लेके चलेंगे तो साथ ही में चीज़ें ऐसा होता है ना कि अगर हम मान लीजिए पीताम्बर दत्त पड़तवाल पढ़ रहे हैं, अब इनके बारे में मैंने सिर्फ परीक्षावाणी में इतना पढ़ लिया, हिंदी विषय से डॉक्टरेट की, और द निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री इनका शोध ग्रंथ विषय था। ठीक है, बस अब आगे के लिए मुझे अलग से पढ़ना पड़ेगा साइड बुक, फिर मुझे याद करना पड़ेगा कि पीताम्बर दत्त बड़तवाल ने परीक्षावाणी में क्या किया था, उसमें क्या लिख रखा है पॉइंट। तो मैंने सारे पॉइंट्स एक ही जगह पे लिख दिए ताकि आपको कन्फ्यूज़न ना हो। ठीक है, तो ये उत्तराखंड के पहले व्यक्ति थे जिन्होंने हिंदी विषय से डॉक्टरेट की, और इनका एक शोध ग्रंथ का था जिसका विषय क्या था, निर्गुण स्कूल ऑफ हिंदी पोइट्री। ये कविता किस नाम से लिखते थे, तो अंबर नाम से। किस नाम से, अंबर। और इन्होंने हिलमैन पत्रिका का संपादन भी किया है। इनकी एक इंग्लिश की रचना है जिसका नाम क्या है, मिस्टिज्म इन हिंदी पोइट्री। मिस्टिज्म इन हिंदी पोइट्री। ठीक है, फिर आते हैं गोरापंत शिवानी। इनका जन्म 1923 में राजकोट में हुआ। कहाँ पे, अल्मोड़ा में। और 1979 में भारतेंदु हरिश्चंद्र सम्मान इनको मिला। 1981 में पद्मश्री मिला। 1997 में हिंदी सेवा निधि राष्ट्रीय पुरस्कार मिला। फिर आते हैं राजेश जोशी। इनको 2002 में साहित्य अकेडमी मिला, साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला मतलब। और किस रचना के लिए, तो दो पंक्तियों के बीच के लिए। इनकी एक लंबी कविता है जिसका नाम है समर गाथा। क्या है, समर गाथा। और अन्य कविताएं, एक दिन पेड़ बोलेंगे, मिट्टी का चेहरा और नेपथ्य में हंसी, और भी हैं लेकिन ये फेमस है। फिर आते हैं मंगलेश डबराल। इनका जन्म 1948 में टिहरी में हुआ। 2000 में इनको साहित्य अकेडमी पुरस्कार मिला। किसके लिए, हम जो देखते हैं रचना के लिए। इनके 5 काव्य संग्रह हैं और सारे इंपॉर्टेंट हैं। ठीक है, पहली पहाड़ पर लालटेन 1981 में प्रकाशित हुई। घर का रास्ता, हम जो देखते हैं, नए युग के शत्रु, और आवाज़ भी एक जगह है। इनका एक यात्रा वृतांत है। यात्रा वृतांत वो होते हैं इसमें कोई इंसान यात्रा करता है और यात्रा करते करते लिखता है, या फिर अपनी यात्रा से उसने क्या सीखा, क्या देखा। तो जैसे आजकल के व्लॉग्स होते हैं उसी तरीके से यात्रा वृतांत होते थे। तो यात्रा वृतांत क्या था इनका, एक बार आयोगा। और गद्य संग्रह के में क्या लिखा था इन्होंने, लेखक की रोटी और कवि का अकेलापन। दोस्तों, क्लास बहुत लंबी हो गई है, तो मुझे लगता है कि इसको 2 पार्ट में डिवाइड करना पड़ेगा। पहला पार्ट आज हमने कवर कर लिया, और शायद इतने ही पेजेस आपके दूसरे पार्ट में आएंगे, और ये आपका चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। क्योंकि मैंने इसमें बहुत सारी चीज़ें एक्स्ट्रा डाली हुई है, तो इसलिए चैप्टर थोड़ा यूजुअल से थोड़ा लंबा हो रहा है। तो आप थोड़ा एक्स्ट्रा पढ़ पाएंगे जिससे मुझे लगता है, और एग्ज़ाम में एक्स्ट्रा क्वेश्चंस अटेम्प्ट कर पाएंगे। तो इसी के साथ जल्दी मिलते हैं अगले पार्ट के साथ। तब तक के लिए जय हिंद।